Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Shazia Kashif. I am your biology teacher. Dear students, let's start today's lecture. Cell is the basic structural and functional unit of any organism. Cell can carry out all the activities of life. So we can say that cell is the basic unit of life. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सेल में मौजूद 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स की डिटेल कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words. Cyto means cell and plasm means fluid. So cytoplasm is the fluid portion of cell. Definition of cytoplasm. The living content of protoplasm between cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm. स्टूडेंट्स, सेल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को अगर शामिल कर लिया जाए तो एक नई टर्म जनरेट हो जाएगी जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। सेल में मौजूद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म was discovered by Robert Brown in 1831 and in 1874 received the actual name cytoplasm. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर फ्लूइड को डिस्कवर किया था और 1874 में इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया। Now, main components of cytoplasm. साइटोप्लाज्म के मेन कंपोनेंट्स हैं साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। Cytosol is liquid portion of cytoplasm. It is soluble part of cytoplasm. It forms the ground substance of cytoplasm. साइटोसोल एक सेमी लिक्विड होता है जिसमें लाइफ के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। साइटोसोल में 90% वाटर मौजूद होता है। साइटोसोल सेल का सॉल्युबल पार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हुए होते हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब ये है कि ये सेल का मेन कंपोनेंट है और इसके अंदर हर चीज़ बिखरी हुई होती है या हल हुई होती है। ये एक ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जिसमें वो तमाम बुनियादी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेल के अंदर 2 तरह के सॉल्यूशंस बने हुए होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हुए होते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। साइटोप्लाज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म में छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस वगैरह अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हुए होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस वगैरह। और ट्रू सॉल्यूशंस में सॉल्यूट मुकम्मल तौर पे सॉल्वेंट के अंदर हल हुए होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस। लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि सस्पेंडेड फॉर्म में स्कैटर्ड होते हैं।
बल्कि सस्पेंडेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में नज़र आते रहते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। Colloidal solutions are divided into two parts, gel and solve. Gel. The viscous colloidal solution is called gel. It makes peripheral portion of cytoplasm. सेल का पेरिफेरल पार्ट आमतौर पे जेल की तरह का होता है, यानी कि सेल के साइडों की तरफ का जो साइटोप्लाज्म होता है वो जेल की तरह का होता है। नेक्स्ट है सोल। सोल इज नॉन विस्कस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। नॉन विस्कस कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल। सोल मेक्स सेंट्रल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सोल साइटोप्लाज्म का सेंट्रल पोर्शन बनाता है और साइटोप्लाज्म का सेंट्रल पोर्शन लिक्विड की तरह का होता है। साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं वो हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। Inclusions are stored nutrients, secretory products and pigment granules. Examples of inclusions are proteins, carbohydrates, lipids, pigments, glycogen granules in liver and muscle cells. साइटोप्लाज्म में मौजूद इंक्लूजन्स प्रोटीन्स हो सकती हैं, लिपिड्स हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, पिगमेंट्स हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स भी हो सकते हैं, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जैसे कि नेल्स और हेयर्स जैसे हमारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं वो प्रोटीन्स हो सकती हैं। और पिगमेंट्स की एग्जांपल हमारी स्किन के अंदर मौजूद मेलानिन पिगमेंट है। मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्कर या वाइटिश होता है। अगर हमारी स्किन के सेल्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट कम हो तो हमारी स्किन का कलर वाइटिश होगा, और अगर स्किन के सेल्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो तो स्किन का कलर डार्कर होगा। नाउ फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फंक्शंस हैं साइट फॉर मेटाबॉलिक पाथवेज, स्टोरेज हाउस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, फ्लूइड मीडियम। अब इनकी डिटेल कुछ यूँ है। साइट फॉर मेटाबॉलिक पाथवेज। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से बॉडी को एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज हाउस। साइटोप्लाज्म एक्ट्स एज स्टोरेज हाउस। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट किस्म के कंपाउंड साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं जैसे कि स्टार्च, अमाइनो एसिड्स एंड पिगमेंट्स वगैरह। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रीमिंग मूवमेंट। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज भी साइटोप्लाज्म के साथ साथ सेल में मूव करती रहती हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज़ एन एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। और बेटे ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फंक्शन है फ्लूइड मीडियम। साइटोप्लाज्म सेल में फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलीज बहुत अच्छे तरीके से अपने डेडिकेटेड फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एंडोप्लाज्मिक मीन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। Endoplasmic reticulum is the combination of two words. Endoplasmic mean inside the cytoplasm and reticulum mean network. Definition of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear membrane.
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर इन 1945। और अब है केमिकल कॉम्पोजिशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। और सिस्टर्नी के अंदर का जो रीजन होता है, इस इंटरनल रीजन को सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन कहते हैं। Types of endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, it has rough appearance due to attachment of ribosomes at its surface. इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये इनकी अपीयरेंस रफ हमें नज़र आती है। Smooth endoplasmic reticulum. Ribosomes are not attached at its surface. जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसकी स्मूथ अपीयरेंस होती है, यानी कि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। Now functions of rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum के functions हैं प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। राइबोसोम्स में जब प्रोटीन बन जाती है तो ये या तो वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है या फिर इन चैनल्स के ज़रिए से सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास वो प्रोटीन भेज दी जाती है ताकि उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके। नाउ फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अब इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड्स की फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की फॉर्मेशन करता है। सेल ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई होती हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स लिपिड से बनी हुई होती हैं और ये सारी लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दवाइयों के जहरीले असरात को ख़त्म करता है। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स एंटर होते हैं, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही करता है। मोस्टली हमारे लिवर के सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हार्मफुल केमिकल्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हार्मफुल केमिकल्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन की वजह से वो हार्मफुल केमिकल्स वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं और इस तरह से ये हार्मफुल केमिकल्स पानी में हल होकर हमारी बॉडी से ईजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। स्मूथ ईआर के अंदर कैल्शियम आयंस की स्टोरेज होती है और कैल्शियम आयंस के बगैर मसल सेल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकते। तो कैल्शियम आयन की स्टोरेज कहाँ पे होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स और लिपिड्स होते हैं जैसे कि स्टीरॉयड्स और सेक्स हार्मोन्स वगैरह। तो ये इन स्टीरॉयड और सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ज़रिए से मटेरियल सेल के एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट्स तक मूव करके जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। SER तमाम सेल्स में मौजूद होते हैं और SER के ज़रिए से नर्व सेल्स में
नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। SER सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस तरह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। इट इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। Cell contains many tiny granular structures known as ribosomes. सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गोल दानों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय पैलेट इन 1955। पैलेट ने 1955 में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। Occurrence of ribosomes. Ribosomes are present in two forms, freely dispersed in cytoplasm and attached with rough endoplasmic reticulum as tiny granules. राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं। केमिकल कंपोजिशन। Ribosomes are composed of RNA and protein. Ribosomes RNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं और RNA और प्रोटीन इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स में मौजूद RNA को राइबोसोमल RNA कहा जाता है और राइबोसोम्स में मौजूद प्रोटीन को राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइबोसोम्स में कौन सा RNA मौजूद होता है। ट्रांसफ़र RNA मौजूद होता है या मैसेंजर RNA मौजूद होता है या राइबोसोमल RNA मौजूद होता है। तो इसका आंसर है कि राइबोसोमल RNA राइबोसोम्स में मौजूद होता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। Ribosomes are synthesized in nucleolus. राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बनते हैं और न्यूक्लियोलस में बनने के बाद राइबोसोम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियोलस इज़ राइबोसोम्स मेकिंग फैक्ट्रीज। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाने वाली फैक्ट्री हैं। Ribosomes are composed by two subunits, larger subunit and smaller subunit. In eukaryotic cell, ribosomes are ATS particles. यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स ATS पार्टिकल्स होते हैं और ATS पार्टिकल्स में लार्जर सब यूनिट 60S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 40S होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर 70S पार्टिकल्स और 70S पार्टिकल्स में लार्जर सब यूनिट 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है। Here S is Swedberg unit, which is rate of sedimentation during ultracentrifugation. Now, working of ribosomes in process of protein synthesis. बेटे, जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा है, एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट है। ये दोनों यूनिट्स मैसेंजर RNA के ऊपर अटैच होंगे और इनकी अटैचमेंट को मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करते हैं। स्मॉलर यूनिट मैसेंजर RNA पे मौजूद इंफॉर्मेशन की रीडिंग करेगा, यानी स्मॉलर यूनिट का काम है रीडिंग ऑफ मैसेंजर RNA और लार्जर यूनिट का काम होता है रीडिंग के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड को जोड़ना। मैसेंजर RNA की रीडिंग किसने करनी है? स्मॉलर सब यूनिट ने करनी है और रीडिंग ये होती है कि किस किस्म के अमाइनो एसिड को जोड़ना है और अमाइनो एसिड्स का ऑर्डर क्या होगा, यानी अमाइनो एसिड्स किस तरतीब से जुड़ेंगे और अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। स्मॉलर सब यूनिट ने रीडिंग करनी है और लार्जर यूनिट ने इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स को लिंक करना है, यानी कि जोड़ना है। और अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो होना शुरू हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट हो जाएगी
यानी कि जिस प्रोटीन ने बनना था वो बन जाएगी और दोनों सब यूनिट्स सेपरेट हो जाएंगे। मैसेंजर आरएनए का स्टार्टिंग पॉइंट 5 प्राइम है और एंडिंग पॉइंट 3 प्राइम है। प्रोटीन बनाने के लिए किस अमाइनो एसिड को किस सीक्वेंस से जोड़ना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के पास होती है। और जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तो ये दोनों यूनिट्स यानी कि स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट्स सेपरेट हो जाते हैं। पॉलीसोम, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम। राइबोसोम्स जो ग्रुप की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए से अटैच होते हैं, इनको पॉलीसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। नाउ रिकैपिचुलेशन। लेक्चर के मेन पॉइंट्स: साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड साइट फॉर मेटाबॉलिक पाथवेज, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को कहते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम is a network of tubes present in cytoplasm between nuclear membrane and plasma membrane. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Cell contains many tiny granular structures known as ribosomes. Cell contains many tiny granular structures known as ribosomes. Ribosomes are the factories of protein synthesis. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum
is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates.